CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेब। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का वेब पर क्या भविष्य है। तो यहां हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जहां हम नॉलेज ज्ञान को व्यवस्थित कर रखते हैं। और अगर हम इसके सिस्टम की बात करें या मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा दिखता है, तो आप इसके लिए सोच सकते हैं लाइब्रेरीज क्या करती हैं, ज्ञान को सिस्टमेटिकली व्यवस्थित करती हैं। या फिर सिंपली ये कहें कि लाइब्रेरीज बुक्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखती है। और उन बुक्स में क्या होता है, उन बुक्स में सूचनाएं और नॉलेज अवेलेबल होती है। तो अगर हम पौराणिक टाइम की बात करें, जब ये हम डिजिटलाइजेशन ईरा में नहीं थे, जब कंप्यूटर वगैरह हमारे सामने नहीं था, तो ज्ञान को एशियंट टाइम की बात करें तो ज्ञान को हम सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे रखते थे, बुक्स में रखते थे। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे वेदास, हमारे जो 4 वेद थे, उन वेदों में हम नॉलेज को समाहित करके वेल ऑर्गेनाइज कर रखते थे। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था उन वेदास को ध्यान में रखकर चलती थी। बट अगर आज हम इस ईरा की बात करें, डिजिटल ईरा की या करंट ईरा की बात करें, तो आज हम देख पाते हैं कि हम नॉलेज को कहां से प्राप्त करते हैं, हम सूचनाओं कहां से प्राप्त करते हैं। हम प्राप्त करते हैं मल्टीमीडिया से, या फिर ये कहें सोशल मीडिया, या फिर ये कहें आप इंटरनेट से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने वेदास में सूचनाओं को और ज्ञान को समाहित कर रखा था, आज हमें जरूरत पड़ गई है कि हमारी वेबसाइट और हमारा इंटरनेट सिस्टम ऐसा हो जहां हम सूचनाओं व ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लें। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है, मान लीजिए मैंने ही कोई वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पर मैं सूचनाएं डालता हूं परंतु उसको ऑर्गेनाइज कर नहीं रखता, तो क्या आप उन सूचनाओं को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे समाज की व्यवस्था या हमारे एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था, इसको चलाने के लिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, उसके संगठन की, उसके क्लासिफिकेशन की जरूरत होगी। तो ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इसीलिए आवश्यक है। और अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं या इसके मीनिंग की तरफ जाएं, तो कोज knowledge organization system refers to the semantic tool that present the organized interpretation of knowledge structure। एक ऐसा knowledge structure जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। और ब्रॉड लेवल पर इसके एग्जांपल की बात करें तो लाइब्रेरीज जो हैं वो इसका एग्जांपल हैं। आप मतलब एक अपने माइंड में एक पिक बनाएं कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा दिखाई देगा। वो दिखाई देगा लाइब्रेरीज की तरह, इंसाइक्लोपीडियाज को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। या फिर कोई एकेडमिक डिसिप्लिन हो सकता है, सच एज अदर नॉलेज सिस्टम में भी सर्व एज द एग्जांपल ऑफ द कोर्स। कोई जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज होगी, यूनिवर्सिटीज में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। अगर मान लीजिए आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना है तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग होगा। तो कोई एक ऐसा एकेडमिक स्ट्रक्चर जहां पर ज्ञान को सिस्टमेटिकली तरीके से रखा गया है। और आज चूंकि हम डिजिटल ईरा में हैं, तो डिजिटल ईरा में इस ज्ञान की ऑर्गेनाइजेशन हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, वो मिलती है वेब पर। और इस वेब पर अभी जो हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इसका फ्यूचर क्या होगा, मींस आगे आने वाले टाइम में इस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। तो ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। आज हम जो है डिजिटल ईराज में जो कंप्यूटर्स या जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो आगे चलकर एआई में अब भी बदल रही हैं, आगे चलकर और भी बदल सकती हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द वेब इज एन एम्बॉडीड ऑफ द ह्यूमन नॉलेज। आज के करंट टाइम में अगर देखा जाए तो ह्यूमन नॉलेज को कौन समाहित करके रखता है, वेब। टेक्निकली स्पीकिंग द वेब कंप्राइज ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजेस ऑन द इंटरनेट आर यूजिंग हाइपरटेक्स्ट। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा। अभी अगर हम देखें करंट टाइम में भी तो ह्यूमन नॉलेज कहाँ मिलती है, हमें वेब पर मिलती है। और ये किसका यूज करते हैं, ये आपका हाइपरटेक्स्ट HTTP या फिर सिंपली भाषा में कहें वेब का यूज करते हैं। और नए नए टूल्स आगे आएंगे। और ये इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपकी ये जो लाइब्रेरीज हैं,
जो आपकी लाइब्रेरीज हैं या जो आपके ट्रेडिशनल संस्थान हैं जो मैनुअल फॉर्म में काम करते हैं, आगे चलकर सब जो है कहाँ आ जाएंगे, इंटरनेट पर आ जाएंगे और इंटरनेट पर आने के बाद नए नए टूल्स को यूज करेंगे। तो इस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को आप यहां देख सकते हैं और थोड़ा सा मैं आपको ना इसकी यूनिट में लेकर चलता हूं, दिखा दूं उस यूनिट जो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको और पढ़ेंगे हम। जैसे एक ये आ सकता है प्लानिंग ऑफ द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कि भाई आपको कल को नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आपको बनाना है तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आज आप ये कोर्स कर रहे हैं, कल को इस फील्ड में आएंगे तो इस फील्ड में आने के बाद आपको आवश्यकता होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लगा लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि इस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए कोई भी सिस्टम बनाने के लिए या फिर मैं कहूँ लाइब्रेरी बनानी है आपको, लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां आप एनालिसिस करेंगे यूजर्स की नीड का, कि आपके यूजर्स किस प्रकार के हैं, उनको किन किन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, वो फेमिलियर हैं या नहीं हैं डिजिटल एनवायरनमेंट से। तो इस तरह की चीजों को आप पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप करेंगे लोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। लोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मतलब आपको नीड्स पता चल गई हैं, अब आप उन नीड्स के को ध्यान में रखकर बेस्ट जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो चूज करेंगे। मींस आप ये मानकर चलें, आप डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, यूजर्स की नीड पता चल गई, अब आप यहां इस स्टेज पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहेंगे जो यूजर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हो, ताकि स्टूडेंट्स को उस सिस्टम को यूज करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इसके लिए दो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके, एक होता है क्लोज जोन। क्लोज जोन से मेरा मतलब यही है कि आप एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करें जो यूजर्स की फीडबैक वगैरह ना ले पाए। मींस यूजर सिर्फ देख पाए, उस सिस्टम को यूज कर पाए, उसकी कोई क्वेरी आपको ना कर पाए। अगर मान लीजिए उसके मन में कोई क्वेरी है वो यहां ना लिख पाए। इसको ऐसे ही समझिए, जैसे मेरा YouTube चैनल है, मैंने एक नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाया हुआ है। एक तो मैं आपको फैसिलिटी देता हूं कि आप वीडियो देखकर कमेंट करें, वो फैसिलिटी आपको मिले, कमेंट करें। एक मैं उस सिस्टम के अंदर कमेंट फैसिलिटी को बंद कर दूं, मींस क्लोज कर दूं, आप कोई कमेंट ही ना कर पाए, आप लाइक ही ना कर पाए। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज जोन, और ये मोस्टली जरूरत होती है इसकी हमें डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर जब हम चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसके बाद है जैसे मैंने बताया ओपन जॉब। ओपन में क्या है कि आपका एक प्रकार से ओपन सोर्स सिस्टम अवेलेबल होता है, जहां आप अपनी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजायरेबल चेंजेस कर सकते हैं, आप वहां कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं ओपन जोन KOS, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो ये आप थोड़ा सा ये देखिए, अब आपको ये चीजें पता चल गई, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गई। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए मैनुअल फॉर्म में, मींस ट्रेडिशनली आपसे पूछ ले कि व्हाट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, या फिर व्हाट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इन करंट ईरा या डिजिटल ईरा या ऑन वेब, ये सारा आप इस तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेटाडाटा। मींस मेटाडाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब अगर आपका आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, देखने में आसानी होगी। मेटाडाटा क्या है? मेटाडाटा अगर आसान भाषा में कहें तो डाटा अबाउट डाटा, मींस डाटा के बारे में ही विस्तार से और डाटा प्रोवाइड करना मेटाडाटा कहलाता है। और इसकी एक डेफिनेशन NISO ने भी दी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 2 मिनट मुझे दीजिए, आप मेटाडाटा को समझ पाएंगे। देखिए, चूंकि हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करते हैं, हमें लाइब्रेरीज में काम करना होता है, या आपने भी लाइब्रेरी देखी होंगी, लाइब्रेरी में हजारों बुक्स होती हैं, उनको हम अरेंज कर रखते हैं, परंतु यूजर को तो पता नहीं होता कि उसकी अरेंजमेंट क्या है। तो उस तक उसकी पहुंच स्थापित करनी है, तो उसके लिए हम कुछ टूल यूज करते हैं। उन्हीं में से हमारा एक टूल है कैटलॉगिंग, या कहें कैटलॉग। भाई, स्टूडेंट लाइब्रेरी में आया, या तो उसने ऑनलाइन कैटलॉग देखा, ओपेक देखा, या फिर उसने मैनुअल फॉर्म में, कार्ड फॉर्म में देखा कि भाई XYZ बुक जो है वो कहाँ मिलेगी। अब उसके लिए वो क्या यूज करता है? उसके लिए वो कुछ एलिमेंट्स यूज करेगा। मीन्स यूजर को जो है उसका ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, सब्जेक्ट कुछ तो पता होगा, तभी तो वो बुक
पूछ सकता है लाइब्रेरियन से, या तभी वो उस बुक तक पहुंच स्थापित करने के लिए बात कर सकता है। तो जो ये कंटेंट्स हैं, ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, सब्जेक्ट, ये जो तत्व है, इन्हीं का उपयोग करते हैं हम लाइब्रेरी में किसी भी बुक को सर्च करने के लिए। अब समझिए, इतना समझ गए। अब समझिए मेटा डाटा क्या है। मेटा डाटा अकॉर्डिंग टू NISO, NISO क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? वो स्टैंडर्ड्स तय करता है, मीन्स स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, या फिर ये आसान भाषा में कहें मानक तय करता है या मानक बनाता है, और उनमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर चेंजेस भी करता है। और किसके लिए ये मानक बनाता है? ये लाइब्रेरी और पब्लिशर के लिए मानक बनाता है। तो उसने एक डेफिनेशन दी है, कब दी है? 2004 में दी है। उसके अकॉर्डिंग मेटा डाटा क्या है? एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है जो क्या करती है? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, लोकेट और अदरवाइज मेक इट इजियर टू रिट्राइव और यूज और मैनेज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। अब ये इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बुक हो सकती है आपकी, किसी भी बुक तक पहुंच को आसान बनाता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, मीन्स उस बुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। और वो कैसे प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रक्चर के रूप में। तो वो क्या कहलाता है? मेटा डाटा कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? NISO के अकॉर्डिंग। अब ये जो मेटा डाटा नाम की जो टर्म है, ये यूज होती है मशीन रीडेबल, आपकी कोई भी चीज होगी, जैसे आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के अंदर आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके द्वारा आप लाइब्रेरी के काम करते हैं। तो अगर हम ये मेटा डाटा नाम की टर्म को यूज करें, इसमें वो तत्व जो यूज किए जाते हैं वो बेसिकली हम ऑनलाइन जो हमारी कैटलॉगिंग होती है उसमें यूज किया जाता है, जिसका काम क्या है? जिसका काम यह है कि उन पॉइंट्स को उठाएगा जो पॉइंट्स यूजर, जिन पॉइंट्स से यूजर बुक तक पहुंच स्थापित कर लेगा। अब अगर इसको हम कहें कि भाई ये मेटा डाटा जो है किस किस प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, इसकी श्रेणियां कैसे बनाई जा सकती हैं, तो एक होता है मेटा डाटा डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा, एक हो गया स्ट्रक्चरल मेटा डाटा, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा। मीन्स डाटा के बारे में ही और विस्तार से डाटा। अगर अब भी नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेटा डाटा का, कि भाई एक नाम है, जैसे मान लीजिए एक नाम है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक नाम है, प्रीति नाम की लड़की है। तो अब डाटा क्या हुआ? उसका नाम जो है वो डाटा हो गया, बट जब लड़की वाले उसे देखने के लिए आते हैं तो डाटा अबाउट डाटा मांगते हैं। कैसे? उसकी हाइट क्या है, उसका वजन क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें, उसके गोत्र वगैरह क्या है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये तो डाटा हो गया। इस डाटा के बारे में ही और इंफॉर्मेशन देखिए यहां प्रोवाइड कर दी गई, तो दैट इज कॉल्ड डाटा अबाउट डाटा। आसानी से समझ गए होंगे। अब अगर हम मान लीजिए इसके कोर एलिमेंट की बात करें, क्योंकि तो हम तो भाई लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करते हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरीज होती हैं और लाइब्रेरीज में बुक्स होती हैं, तो वहां पर इस मेटा डाटा के कोर एलिमेंट क्या होंगे? इस मेटा डाटा के कोर एलिमेंट ये हैं, मीन्स जिन जिन की सहायता से हम लाइब्रेरी में रखी हुई बुक को ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स क्या हो गए आपके? वो एलिमेंट्स हो गए आपके टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट। मींस इनमें से कोई ना कोई चीज तो यूजर को पता होगी जिससे वो लाइब्रेरी के अंदर बुक को सर्च कर पाएगा, और इनको हम बोलते हैं डुबलिंग कोर एलिमेंट्स। अब ये डुबलिंग कोर एलिमेंट्स मैंने क्यों बताया? आपको समझाने के लिए कि भाई मेटा डाटा जो है ये होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई कैटलॉगिंग मेटा डाटा टूल कौन कौन से हैं, मीन्स आप ये मानकर चले इस मेटा डाटा का कौन कौन से लाइब्रेरी में उपयोग होने वाले टूल्स के अंदर इस मेटा डाटा का उपयोग किया जाता है। वो हो गया, एक आपका हो गया भाई डबलिंग कोर, ये भी एक स्टैंडर्ड है, AACR हो गया, RDA हो गया, FRB हो गया, और ये बहुत सारे हैं, परंतु हम ये ही करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली आपका शॉर्ट नोट में ये आ जाएगा, डिफाइन द डुबलिंग कोर एलिमेंट्स, डुबलिंग कोर मेटा डाटा एलिमेंट्स। तो डुबलिंग कोर मेटा डाटा एलिमेंट्स आपके ये हैं, ये 15 होते हैं स्टूडेंट। टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवर, राइट्स। ये
मीन्स यही तो चीजें हैं, हमें उस बुक की इंफॉर्मेशन के बारे में, उस बुक के बारे में बताएंगी। भाई आप मान लीजिए कोई XYZ बुक लेने गए, आपको किस में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में, तो आपको इस भाई आप लाइब्रेरियन को बोलेंगे ना मुझे इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए टूल जो यूज होते हैं, मेटाडाटा टूल, मींस इस मेटाडाटा का उपयोग कहां कहां किया जाता है, कौन कौन से टूल में किया जाता है। ये जो हमने मेटाडाटा ऊपर पढ़ा कि डाटा अबाउट डाटा, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसका किया जाता है AACR। AACR क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और इसके अकॉर्डिंग, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक कैटलॉगिंग की जाती है जिसको हम AACR कैटलॉगिंग कहते हैं। जो आप सीखेंगे मेरी BLIE 227 की क्लासेस में, वहां आप समझ पाएंगे। अब ये क्या करता है, ये जो कैटलॉग है AACR है, ये इसमें इस प्रकार से कैटलॉगिंग की जाती है। AACR में ये कैटलॉग कार्ड हो गया। यहां पर हमें ना वो तत्व जो डुबलिंग कोर में यूज हुए, जैसे मैंने बताया ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है इस कार्ड में हम यूज करते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक नाम और दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, तो भाई बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है उसका ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, ये चीजें। और इन्हीं में से कुछ कंटेंट्स, आप अगर 15 कंटेंट्स की बात करें तो डब्लिक कोर के अकॉर्डिंग वही इसके वो एलिमेंट हो गए। तो AACR के अंदर क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसमें इस बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के द्वारा उस लाइब्रेरी में रखी हुई बुक तक एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो AACR को डिटेल में पढ़ेंगे। अब AACR जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद एक स्टैंडर्ड और आ गया जिसका नाम है RDA, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये AACR 2010 में जो है एक प्रकार से खत्म हो गया। उसके बाद RDA आया हमारे पास, और ये भी किसको यूज करता है, वो जो डाटा अबाउट डाटा मींस मेटा डाटा का उपयोग करने वाले ये टूल हैं, इनका उपयोग करता है। एक मार्क है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये क्या करता है, ये भी यूज करता है किसको, उसी मेटा डाटा को। एक है ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, डुबलिंग कोर के एलिमेंट लगाओ या बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जिसको हम AACR में यूज करते हैं, उनके लिए ये ISBD एक मानक, एक रूल रेगुलेशन तैयार करता है। इस ISBD को किसने बनाया, इसको बनाया IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसने बनाया। और ये क्या तय करता है, ये AACR में यूज होने वाले ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, उनके लिए रूल रेगुलेशन और कहां पर क्या सिंबल आएगा ये। एक है FRBR, फ्रैक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, उनको तय करता है FRBR। तो यहां आप मेटाडाटा समझ गए। इसको थोड़ा सा आप जो है एक और मैं दिखाता हूं आपको, मीन्स मेटाडाटा को थोड़ा सा और आपको डिटेल में अगर करना है तो यहां से समझ सकते हैं। बाकी मैंने इतना बता दिया, अरे इतना बता दिया, इसमें क्या आप 200, 250, 500 वर्ड नहीं लिख पाएंगे। इसकी क्वालिटीज बता दो, मेटाडाटा का उपयोग बता दो कि भाई मेटाडाटा क्यों उपयोग किया जाता है। भाई लाइब्रेरी से बुक्स हमें सर्च करनी होती है और उन बुक्स को सर्च करने के लिए हम कोई ना कोई टूल यूज करते हैं कैटलॉगिंग का, चाहे वो मार्क हो, चाहे वो AACR हो, चाहे वो RDA हो, चाहे वो FRBR हो। उन टूल में जो तत्व यूज किए जाते हैं उन तत्वों को हम मेटाडाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 99 रुपीज में आपको सिर्फ मेरे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ये क्लासेस भी मिल रही हैं। इन क्लासेस को देखकर और मेरे उन नोट्स को जो है, नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें जो लास्ट ईयर के उनमें से मैंने लिए हुए हैं, तो उनको देख करके और एक इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरी क्लासेस हैं जो रिवीजन क्लास हैं, उन रिवीजन क्लासेस को देख के आप अपने पेपर को आसानी से पास कर पाएंगे। मैं डेफिनेट आपको बोलता हूं आप पक्का पास होंगे। बस जैसे जैसे मैं आपको ये करा रहा हूं, इन वीडियोस को देख लो, उन नोट्स को पढ़ लो और एक अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना लो कि मुझे सब कुछ आता है। कैसे? आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर होंगी, आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर होंगी। आगे क्वेश्चन पेपर आएगा, घबराना नहीं है। आपको जितना भी लिखना आता है, जितना भी आपको आता है, थोड़ी बहुत तो स्टोरी अपने आप भी बना सकते हो, जितना भी आपको लिखना आता है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके आने हैं। आंसर शीट मैंने आपको दिखा दी ये वाली, और ये वीडियो अभी खत्म नहीं हो रही है भाई, इसमें और भी यूनिट्स मेरे को करानी है, और भी क्वेश्चंस कराने हैं। बस थोड़ा बीच में मैं आपको बता देता हूं, ऐसे बढ़िया एनिमेट करके अच्छे से
ये स्टूडेंट की एक वो दी है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहले भी मैं बता चुका हूं, 1 2 मीन्स बड़ा क्वेश्चन है ये, 1 1 2 3 और ये 4, बस इतने पेजेस मैक्सिमम है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, इतने पेजेस मैक्सिमम है आपके बड़े क्वेश्चन के लिए, और घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल पास हो गए। और आपके ही एग्जाम नहीं चल रहे, मेरे खुद के भी एग्जाम चल रहे हैं, मैं जैसे आपको करा रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में, और बनाने में इतना नहीं लगता जितना इनको एडिट करने में लगता है, आगे पीछे चीज़ों को लगाने में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे शॉर्ट नोट। भी शॉर्ट नोट वाले पोर्शन में क्या करना है, आपकी ना थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। 250 का है आपका, तो 250 का जो मतलब वर्ड्स में जो क्वेश्चन करना है आपको, तो इनसे आधे पेज कर देना। जो मैंने आंसर शीट में आपको दिखाए ना ये पेजेस, मतलब 1 और 2 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करो तो इतना पेज और ले लो बस इसमें। तो ये थोड़ी मैनेजमेंट आप करके चलना, और डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो नेक्स्ट करेंगे अब हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो आपका 2 पार्ट्स में आएगा। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, नियर अबाउट आपके 8 और 9 क्वेश्चन कह लीजिए या शॉर्ट नोट बोल दीजिए, वो आएंगे, और उनके आंसर आपको किन्हीं 6 के आपको 250 वर्ड्स में देने होंगे। क्वेश्चन है आपका, स्टेट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डीडीसी टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, डीडीसी होता है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स को क्लासिफाई करते हैं। और चूंकि ये 250 वर्ड्स में पूछा गया है तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव किया हुआ है, पर एक इसकी इंट्रोडक्शन मैनुअली एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। डीडीसी है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाया था मेलविल डीवी, जिनका पूरा नाम था मेलविल कसूथ डीवी। और ये डीडीसी 1876 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी, और जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो फर्स्ट एडिशन ओनली 44 पेजेस में था, जिसमें सिर्फ मुख्य उस समय पर अवेलेबल मुख्य विषय को नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे। आगे चलकर आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि डीडीसी के अंदर जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में अवेलेबल सब्जेक्ट्स का जो डिवाइडेशन है, मीन्स वहाँ सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 10 मेन क्लासेस में। 000 आपकी जनरलिटीज, 100 फिलोसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 साइंस जिसको हम प्योर साइंस भी बोलते हैं, 600 आपकी टेक्नोलॉजी, और 700 द आर्ट, 800 आपकी बनेगी लिटरेचर, और 900 आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये 10 मेन क्लासेस में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो इतना लिखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन लिख दें, थोड़ा सा डीडीसी के बारे में लिख दें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, और ये भी बताऊंगा कि जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हमारे सिलेबस में हैं उनमें अगर एक कंपैरेटिव स्टडी आती है तो उसको हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द डीडीसी इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो है डीडीसी का क्या रोल है। तो ये एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की सिस्टम कह लीजिए या प्रणाली कह लीजिए। इसमें जो है डिवाइड द ऑल नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका रोल क्या है, तो इसकी एक बार एडवांटेजेस पूछ लें आपसे। मान लीजिए ये पूछ लें कि भाई इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आप बता सकते हैं डेसिमल स्ट्रक्चर। इसमें जो है स्टूडेंट्स डेसिमल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। मीन्स सब्जेक्ट को नंबर देंगे तो वो 10 डिवीजन पर एक नई क्लास क्रिएट करेगा, या फिर हम कहें कि डीडीसी का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसमें जो मेन क्लासेस बनती है वो 100 के डिवीजन, 10 के डिवीजन और 1000 के डिवीजन से बनती है। इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 500 अगर आपकी मेन क्लास है, किसके लिए, साइंस के लिए, तो अगले 10 डिवीजन पर मीन्स 510 जो है वो मेन क्लास दी गई है मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे ही 530, 540, 530 फिजिक्स के लिए, और 540 आपकी है
केमिस्ट्री के लिए। तो इस प्रकार से इसका जो डिवीजन है वो डेसिमल स्ट्रक्चर के रूप में है। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, प्रैक्टिकल की क्लासेस आएंगी, उसमें आप देख पाएंगे 100 के, 10 के और 1000 के डिवीजन होंगे। तो इसकी एक क्वालिटी क्या हो गई, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डेसिमल स्ट्रक्चर है। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मीन्स पूरी यूनिवर्स के अंदर इस स्कीम को यूज किया जाता है, चाहे आपकी वो मीडियम लाइब्रेरी हो, चाहे स्मॉल लाइब्रेरी हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, कॉलेज लाइब्रेरी हो या स्कूल लाइब्रेरी हो, एकेडमिक लाइब्रेरी कोई, इसमें इजी टू यूज। इसे और स्कीमों की तुलना में देखा जाए तो यूज करना काफी आसान है। रेगुलर अपडेट, ये रेगुलर अपडेट होती रहती है, इसके एडिशन समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अब ये जो डीडीसी है, ये डीडीसी अब वेब डीवी के रूप में भी आ रही है, मीन्स इसका जो है ऑनलाइन एडिशन भी अब अवेलेबल है और ये समय समय पर अपडेट होती रहती है, जो आने वाले यूनिवर्स में नए सब्जेक्ट या नए विषयों को अपने अंदर समाहित करती रहती है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये ग्लोबल लेवल पर इस स्कीम को एक्सेप्ट किया गया है और नियर अबाउट 135 से ज्यादा कंट्रीज आज डीडीसी को यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपका 250 वर्ड्स में आता है तो आप इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे भी आ सकता है कि कंपैरेटिव स्टडी, प्लीज डिफाइन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि यहां देखिए एक क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टडी मींस आपके सिलेबस में ये 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम मींस क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जिनका उपयोग कर हम लाइब्रेरीज में अपनी बुक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बुक्स को अरेंज करते हैं। तो ऐसी कितनी स्कीम है, ऐसी 4 स्कीम है। एक है आपकी डीडीसी मींस डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, दूसरी है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक है आपकी एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और एक है सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। ये जो वाली स्कीम है ये डॉक्टर एसआर रंगानाथन ने बनाई थी और ये कब पब्लिश हुई थी, इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स 1933 में, 1933 में। तो यहां अगर कंपैरेटिव स्टडी आए, मान लीजिए आपको इन चारों स्कीमों में जो है कंपैरिजन करना है, तो उन कंपैरिजन के आधार क्या रहेंगे, एक आधार रहेगा आपका मेन क्लास। आप बता सकते हैं कि डीडीसी के अंदर ये मेन क्लासेस बनती हैं, यूडीसी के अंदर ये मेन क्लासेस बनती हैं, एलसीसी के अंदर ये क्लासेस बनती हैं और सीसी के अंदर ये क्लासिफिकेशन बनती है। एक आधार स्टूडेंट्स आपका बन सकता है नोटेशन, कि भाई कौन कौन सी नोटेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे सिंबल्स इन क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अंदर उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि देखिए डीडीसी का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डिजिट है। जैसे मान लीजिए डीडीसी में 0 से लेकर 9 तक के नंबर सभी यूज होंगे और इसका जो स्ट्रक्चर यूज होता है स्टूडेंट वो होता है 3 डिजिट्स में। मींस आपको किसी सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए प्योर साइंस है, डीडीसी के अकॉर्डिंग प्योर साइंस का नंबर बनता है 500, ये नंबर बन गया और इसके स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डॉट लगाते हैं। मान लीजिए आपका ये नंबर बड़ा है, कोई ऐसा विषय है, विषय के अंदर ही विषय है, जैसे मैं कहूं सब डिविजन्स ऑफ साइंस या फिर कहें स्टैंडर्ड सब डिविजन्स ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स की मेन क्लास है 530 फिजिक्स की और स्टैंडर्ड सब डिविजन का नंबर है 07। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन गया 53007। अकॉर्डिंगली नहीं है ये, क्योंकि ये विषय टू विषय डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन और टेबल नंबर 1 किस प्रकार से लगे, वो एक अलग बात है। परंतु यहां पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये नंबर बन गया टोटल। अब इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद स्टूडेंट्स हमें डॉट लगाना होता है और उसके बाद के जितने भी नंबर होंगे उनको 3 के पेयर्स, मान लीजिए ये नंबर और बड़ा होता, इतना नंबर होता, ये इस प्रकार से ये नंबर होता, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते, 530 पॉइंट फर्स्ट 3 लेटर, उसके बाद एक लेटर का स्पेस छोड़ते हम 3 और मान लीजिए कोई एक नंबर भी होता फिर भी हम इसके साथ एक स्पेस छोड़ते। ये मेरी डिटेल में पढ़ पाओगे आप, डीडीसी की जो मेरी क्लासेस हैं 2 to 7 की, वो मैं क्लासेस आपकी वैसे भी लूंगा। 18 तारीख को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, उसके बाद 10-12 दिन है हमारे पास, वो क्लासेस आपकी डेली बेसिस पर आएंगी ताकि आप 2 to 7 को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। तो इस 99 रुपीज में स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स ही नहीं है, आपके क्या है
N99 में आपकी ये क्लासेस भी हैं। तो मैंने बताया इनके लिए आधार क्या बनाओगे कि भाई इसका मेन क्लास स्ट्रक्चर क्या है। जैसे देखो इसने बता दिया डीडीसी का मेन क्लासेस, अगर मैं बात करूं डीडीसी की, तो डीडीसी की मेन क्लासेस जो हैं मैंने बताया था आपकी 10 मेन क्लासेस हैं। ये वाली जो मैंने बताया लिंग्विस्टिक वगैरह, 09 ज्योग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ये आपकी मेन क्लासेस हैं। तो आप इसका कंपैरेटिव स्टडी करें तो पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी लिख सकते हैं आप डीडीसी के बारे में, जो मैंने बताया था आपको कि 1876 में आई, किसने बनाई, मेलविल डिवी ने बनाई, और जिनका पूरा नाम मेलविल कसूर डिवी था, और ये 1876 में आई। इसकी 10 मेन क्लासेस हैं। फर्स्ट एडिशन इसका जो है 44 पेजेस में है। तो इस प्रकार इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, और अगर इसकी कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है तो सबके लिए मेन क्लास आपने एक ये मेन क्लास बना दी। तो यहां सीसी का, यहां डीडीसी का, यहां एलसीसी का, इस प्रकार से जो है आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। मेन क्लास बता दी, इसमें ये मेन क्लासेस हैं। यूडीसी की जहां तक बात है कि यूडीसी में जो है यूडीसी स्ट्रक्चर फॉलो करता है आपका डीडीसी का ही, परंतु उसमें 3 डिजिट होते हैं, मतलब 3 डिजिट में सब्जेक्ट बनता है, इसमें 2 डिजिट में बनता है। ठीक है, डीडीसी को फॉलो किया हुआ है, और ये यूडीसी टोटली बेस्ड है। और ये किसने बनाई थी, ये आई थिंक 1904 या 5 में, आई थिंक 1904, ला फोंटेन नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इस यूडीसी को बनाया था, और 1896 में ये बननी शुरू हुई थी, और 1905 में 4-5 में ये आ गई थी। फ्लेक्सिबल है और ये डीडीसी को फॉलो करती है। इसमें भी आपकी जो मेन क्लासेस बनेंगी 00 से लेकर 90 तक ये मेन क्लासेस बनती हैं। उसके बाद है एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये कब आई, इसको बनाया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, डेवलप्ड हुई कब से कब तक, 1898 से 1910 के बीच में। और इसमें कितनी मेन क्लासेस बनती है स्टूडेंट, इसमें बनती है आपकी 21 मेन क्लासेस। और उन मेन क्लासेस के लिए नोटेशंस कौन सी यूज करते हैं, A to Z, मतलब A से लेकर Z, और कैपिटल लेटर में ये देखा होगा, जर्नल वर्क के लिए A, फिलोसफी के लिए B, C के लिए हिस्ट्री, G के लिए ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये इस प्रकार से इसकी मेन क्लास होगी। अब बात आती है कोलन क्लासिफिकेशन की। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगानाथन, जिनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है हमारे इंडिया में, और नेशनल प्रोफेसर की उपाधि भी इनको दी गई है। और ये नेशनल प्रोफेसर की उपाधि जो है 1965 में दी गई इनको। जब हमारी KVS वगैरह की क्लासेस आएंगी तो और डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अभी इस पेपर को क्लियर करें आप। उसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें मेन क्लासेस बनती हैं आपकी टोटल 44 स्टूडेंट, 44। और इसमें नोटेशंस आप मैं कहूं इनके लिए कौन सी यूज की जाती है, जैसे A से लेकर Z तक के 26 लेटर, और स्मॉल a b इस तरह के लेटर भी यूज किए जाते हैं। तो यहां अगर हम बात करें, जैसे लाइब्रेरी साइंस विषय की बात करूं, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए यहां नंबर है 2 सीसी के अकॉर्डिंग। अगर लाइब्रेरी साइंस का नंबर अगर आप देखोगे 2 है, और अगर डीडीसी के अकॉर्डिंग देखोगे 020 है। तो मेडिसिन के लिए नंबर है आपका L, यूजफुल आर्ट, फाइन आर्ट के लिए ये, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी, और इसके लिए T, S फॉर साइकोलॉजी, T फॉर एजुकेशन, U फॉर ज्योग्राफी, V फॉर हिस्ट्री, और सोशल साइंस के लिए Y, और इसके लिए ला। मतलब इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप, और एग्जाम में जो आए लिख दो। उसके बाद इसका एक आधार हमने बताया था कि नोटेशन, इन चारों स्कीम्स में कौन कौन सी नोटेशन, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो। जैसे डीडीसी के लिए एग्जांपल बता दिया कौन कौन से, 00 से लेकर 001 से लेकर 999 के नंबर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, और इन्हीं नंबर्स में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेंशन किया जाता है। मान लीजिए मुझे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, समझ रहे हो आप, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में जितने भी विषय अवेलेबल हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, लिटरेचर, स्टोरी, ड्रामा, फिक्शन, ये सारी चीजें डीडीसी में 01 से लेकर 99 तक में यूज की गई है। जैसे 75 म्यूजिक, ये सारी चीजें जो हैं इस प्रकार से। इसकी एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, हायरार्की है। मतलब हायरार्की कैसे, जैसे मान लीजिए छोटे से शुरू होती हैं क्लासेस और बड़े तक चली जाती हैं 900 तक, ठीक है। ऐसे ही यूडीसी के अंदर 0 से लेकर 9 नंबर यूज होते हैं, मैंने बताया था आपको। और इसमें जो कनेक्टिंग सिंबल जो यूज होंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए
मुझे जो है 2 क्लासेस बनानी है, मतलब मैं कहूं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। देखिए स्टूडेंट, स्कीम तो मैं अभी यहां सिखा नहीं सकता आपको, बट ये आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन जरूर डाल सकता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है 1 मिनट के लिए, या फिर ये माने लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस है आपका 2 नंबर, मानकर चलें हम 2 नंबर है, और आपका मेडिकल साइंस का नंबर या फिर मैं कहूं साइंस का नंबर है 5। तो इन दोनों नंबरों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिंग सिंबल यूज करते हैं। वो कनेक्टिंग सिंबल क्या हो गया आपका? कोलन। तो डीडीसी यूडीसी के अकॉर्डिंग अगर आपका इन 2 मेन क्लासों का, या फिर आपका आ जाए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जैसे लाइब्रेरी साइंस एंड साइंस दिया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस एंड साइंस विषय की कोई बुक है तो उसके लिए क्लास नंबर ये यू बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज किया? ये सिंबल यूज किया। ये सिंबल क्या है? दैट इज कॉल्ड नोटेशन। वो सिंबल्स यूज कौन कौन से होंगे इसमें? तो ऐसे यूडीसी में दिया हुआ है, ऐसे एलसीसी के अंदर आप यूज करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है डी, ये डॉट भी यूज होता है इसमें, और ये भी यूज होते हैं, A to Z लेटर यूज होते हैं। दीज आर द नोटेशन। अब देखिए बात आएगी सीसी की, कोलन क्लासिफिकेशन की। तो कोलन क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? 74 डिजिट यूज किए जाते हैं, जिसमें A to Z ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, डेसिमल नोटेशन भी होती है, स्पेशल इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। स्पेशल इंडिकेटर्स जैसे कोमा हो गया आपका, हाइफन हो गया, स्लैश हो गया, इस तरह की चीजें भी हम यूज करते हैं। कोलन जैसे ये देखो, ये रहा, अगर एनाटॉमी का नंबर देखें तो G:2 है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हर डीडीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इस प्रकार से अगर कंपैरेटिव स्टडी आती है तो थोड़ा सा इसको आप एक बार पढ़ें, और डिटेल में पढ़ना है। ये मान लीजिए और डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसके लिए ना आपका ब्लॉक नंबर 1 डिवोटेड है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। मीन्स यहां देखें, आप यहां देख रहे होंगे, ये आपकी जो इग्नो की बुक्स हैं उसमें भी दिया हुआ है ये, बट चूंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपको टाइम लगे तो ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन 51 पेज पर है ये, या थोड़ा सा और डिटेल में आप इसको समझ पाएंगे। ये रहा कंपैरेटिव स्टडी, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कंपैरेटिव स्टडी अगर आपकी आती है तो मैंने बता दिया कि इसके आधार क्या बनेंगे? मेन क्लासेस, नोटेशन, पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी में जैसे ये दी हुई है ना, ऐसे ही सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, और ये थोड़ा सा और ज्यादा इंडिया के अंदर तो और ज्यादा पॉपुलर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासिफिकेशन आई थिंक आज भी सीसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसे ही हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पढ़ लें। जैसे मैंने बताया डीडीसी कब बनी, यूडीसी कब बनी, एलसीसी कब बनी, सीसी कब बनी। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाते। आप इसके साथ मेरी रिवीजन वाली क्लासेस भी जरूर देखें। मेरी रिवीजन वाली जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, वो भी जरूर देखें। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है यूडीसी, एलसी, सीसी के बारे में। तो कंपैरेटिव स्टडी आए तो आई थिंक आप लिख पाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन सीसी से, डीडीसी से, यूडीसी से, इनसे आएगा तो आई थिंक एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई है, और इन नोट्स को पढ़कर आप इसे कर पाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रीज ऑफ द सिंपल बुक अकॉर्डिंग टू AACR सेकंड आर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता नहीं होगा ये AACR क्या है। एक्चुअल में लाइब्रेरी के अंदर मैंने बताया कि 2 टूल यूज होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जहां हम लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज करते हैं जिस स्कीम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने CC, LC, UDC ये स्कीम्स बताई। ऐसे ही लाइब्रेरी के अंदर उस अरेंज की गई पुस्तकों तक यूजर की पहुंच स्थापित करने के लिए एक टूल का उपयोग होता है। उस टूल को कहते हैं हम कैटलॉग। अब वो कैटलॉग कार्ड होता है, उस कार्ड पर किसी भी बुक का, जो बुक अंदर रखी है उनके लिए एक कार्ड बना हुआ होता है। उस कार्ड पर उस बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है। और वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हो गया ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, पेजेस, साइज, इस तरह की जो चीजें हैं वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। तो वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हम एक कार्ड पर लिखते हैं जिसको हम कैटलॉगिंग कार्ड कहते हैं।
और ये कार्ड किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? ये कार्ड बनते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड है जिसको हम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के नाम से जानते हैं, BLI 227, जो कि आपका पेपर है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस। उसमें ये चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी, मेरी क्लासेस सारी हैं। तो यहां सिर्फ आप इतना ही समझिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि इसमें एक कैटलॉग कार्ड यूज होता है, एक ये कैटलॉग कार्ड होता है। इस कैटलॉग कार्ड के ऊपर हम बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो अब देखिए, लाइब्रेरी में बुक कोई एक टाइप की तो होगी नहीं, बहुत सारे टाइप की होंगी। अभी तक तो आप यही जानते होंगे कि बुक्स के जो टाइप हैं वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भाई ये हिस्ट्री की बुक, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक, ये मैथमेटिक्स की बुक, ये और किसी विषय की बुक अब तक जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू द AACR और अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, बुक्स को अगर हम बात करें तो बुक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी सिंपल बुक, जिसको हम बोलते हैं सिंपल बुक। एक होती है आपकी हैंगिंग बुक, और एक होती है आपकी सेडोनियम बुक, जिसको हम काल्पनिक ऑथर बुक बोल देते हैं। एक है आपकी कॉर्पोरेट ऑथर, और एक है आपकी, जैसे मान लीजिए आपका जर्नल्स मैगजीन्स, जिसको हम बोलते हैं सीरियल पब्लिकेशन। ये 5 तरह का जो है आपके सिलेबस में एक होता है, नॉन बुक मटेरियल होता है, उसकी भी हमें कैटलॉगिंग करनी होती है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सिंपल बुक। ये जो सिंपल बुक है, इस सिंपल बुक के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रीज क्या हैं? अभी नहीं आ रहा होगा समझ में आपको, तो अकॉर्डिंग टू AACR मैं बता दूं आपको सिंपल बुक क्या होती है। सिंपल बुक होती है जिस बुक का 1, 2 या 3 ऑथर हो। बुक बाय विद इन 3 ऑथर विल बी काउंट एज अ सिंपल बुक। ऐसी पुस्तक जिसका 1 ऑथर हो सकता है, 2 ऑथर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, परंतु 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसी बुक को हम सिंपल बुक कहते हैं। और दूसरी है एक हैंगिंग बुक। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बता रहा हूं, स्टूडेंट ये समझ में तभी आएगा। हैंगिंग बुक होती है ऐसी बुक जिसमें हमेशा 3 से ज्यादा ऑथर होंगे, 3 से ज्यादा ऑथर होंगे, 3 ऑथर तक की बुक सिंपल बुक। अभी इतना ही समझ लो, आप आगे सेडोनियम बुक वगैरह हमारी जो प्रैक्टिकल की क्लासेस आएंगी उसमें देखेंगे। अब देखिए, आपकी सिंपल बुक हो गई। सिंपल बुक में मैंने बता दिया आपके कितने ऑथर रहेंगे, 3 ऑथर रहेंगे। अब 3 ऑथर ही जरूरी नहीं है, 3 ऑथर ही जरूरी नहीं है। इस कार्ड के अंदर जो हम बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन तो लिखेंगे ऑथर टाइटल वगैरह। अब कई बार कैसी स्टेज होती है, कई बार ऐसी स्टेज होती है कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार के आते हैं, डिफरेंट टाइप के आते हैं। भाई किसी स्टूडेंट को हो सकता है ना तो ऑथर पता, ना प्लेस पता, ना पब्लिशर पता, कुछ नहीं पता उसको, बस उसको ये पता है कि इस बुक का सब्जेक्ट ये है, कि भाई इस सब्जेक्ट की मुझे बुक चाहिए। एक चीज, कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको सब्जेक्ट भी पता है, ठीक है, परंतु ऑथर का नाम नहीं पता। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं ना ऑथर का पता, ना विषय का पता, एक एडिटर होता है, उस एडिटर का पता होगा। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं भाई ना तो ऑथर का पता, ना सब्जेक्ट का पता, एक सीरीज होती है उस सीरीज का पता है। तो कैटलॉगिंग में किया जाता है, यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए बुक तक पहुंच स्थापित करने के बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को हम एडिड एंट्री के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्ड मैंने बना दिया, ये मेन एंट्री का एक कार्ड बना दिया मैंने, इस बुक पर बुक की बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, बट स्टूडेंट को सिर्फ उसका सब्जेक्ट पता है, तो उस सब्जेक्ट के लिए अगर मान लीजिए बुक के ऑथर 3 हैं, स्टूडेंट को एक ऑथर के बारे में पता है, 3 ऑथर हैं, एक के बारे में पता है, 2 के बारे में नहीं पता है, तो उनसे भी बुक को सर्च किया जा सकता है, सब्जेक्ट से भी बुक को सर्च किया जा सकता है, एडिटर से भी बुक को सर्च किया जा सकता है, और उसके टाइटल से भी बुक को सर्च किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा स्टूडेंट आ जाए जिसको सिर्फ टाइटल पता हो सकता है ऐसा सीरीज। तो जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, जिन तरीकों से यूजर बुक को सर्च करने की सोच सकता है, उनको एडिड एंट्री के रूप में AACR में डिफाइन कर दिया गया है। अब इसके लिए मैं आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सिंपल बुक में
देखिए बेसिकली अगर आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि एंट्रीज कितने प्रकार की होती हैं, तो एंट्रीज स्टूडेंट्स आपकी सिर्फ दो ही प्रकार की होती है बेसिकली। देखें, एक मेन एंट्री और एक एडिड एंट्री। एडिड एंट्री आगे चलकर फर्दर डिवाइड हो जाती है एडिड एंट्री सब्जेक्ट में, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट में एडिड एंट्री ज्वाइंट ऑथर, एडिड एंट्री कोलोबरेटर। कोलोबरेटर मतलब जो बुक को बनाने में सहायता करते हैं, एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, रिवाइजर, ये 7 होते हैं। एडिड एंट्री टाइटल, एडिड एंट्री सीरीज, रेफरेंस कार्ड। रेफरेंस कार्ड कब बनता है? जब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे भी बुक को सर्च किया जा सके। तो एंट्रीज आपकी बेसिकली दो प्रकार की होती है, मेन एंट्री, एडिड एंट्री। एडिड एंट्रीज आगे चल के ये 4 या 5 प्रकार की डिवाइड हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया वो एक्सेस पॉइंट, स्टूडेंट्स वो एक्सेस पॉइंट जिनके द्वारा यूजर बुक को सर्च करने की इच्छा रख सकता है। तो एडिड एंट्रीज होगी आपकी एक, ये एडिड एंट्रीज है आपकी, यहां मैंने बताया एडिड एंट्रीज। फर्दर एडिटर के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, कंपाइलर के भी हो सकती है। टाइटल एडिड एंट्री, सब्जेक्ट एडिड एंट्री। सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनानी है, मान लीजिए आपको, ये सब सीखेंगे आप 2 to 7 की जो मेरी क्लासेस आएंगी स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, और आपकी कुछ 10-12 क्लासेस 18 तारीख से 30 तारीख के बीच में ली जाएंगी, ताकि आप आसानी से कर पाए। अब देखिए सब्जेक्ट की एंट्री बनानी है, बाकी का तो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन वही होगा। यहां पर हम सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे हिस्ट्री, और ऊपर लिख देंगे एडिड एंट्री हिस्ट्री। तो इट मींस ये क्या हो गया? एडिड एंट्री सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया मैंने एंट्री में। ऐसे ही सीरीज, कई बार क्या होता है बुक्स सीरीज के अंडर आती है, जैसे मैग्रा हिल सीरीज के अंडर है, तो ये पब्लिशर, परंतु उसकी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी किताबें भी आई थी। तो स्टूडेंट को जो है सीरीज पता है, तो हम यहाँ मेन हेडिंग में, यहाँ पर हेडिंग सेक्शन में, यहाँ इधर, ये हेडिंग सेक्शन तो नहीं कह सकते हम, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं उस सीरीज को और उससे एंट्री बना देते हैं। रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस वेरिएंट, कई बार क्या होता है एक ही ऑथर के 2 नाम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रेमचंद जो स्टोरीज वगैरह, ड्रामास वगैरह जो जिन्होंने लिखे हैं, उनके 3 नाम हैं। एक नाम है नवाब राय, एक नाम है धनपत राय, और एक नाम है प्रेमचंद। अब कई बुक्स उन्होंने प्रेमचंद के नाम से पब्लिश कर रखी है, कई धनपत राय के, कई नवाब राय के, तो वो पता नहीं चलता है। हालांकि ये सेडोनियम में आता है, परंतु इन नाम के रेफरेंस देने के लिए एक एंट्री बनती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अपना मैरिज के बाद नाम बदल लेते हैं, या कुछ लोग आगे चल के नाम बदल लेते हैं। पहले किसी का रामू नाम था, फिर आरके हो गया। तो इस तरह के रेफरेंस देने के लिए भी हम एंट्रीज बनाते हैं, और कुछ और टर्म्स होती हैं उनके लिए भी हम एंट्रीज बनाते हैं। एक होती है एनालिटिकल एंट्रीज। एनालिटिकल एंट्रीज बुक्स में वॉल्यूम्स वगैरह भी होते हैं, उनके लिए दी जाती है, और कुछ और बुक्स के पार्ट होते हैं, जैसे चैप्टर हो गया। जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर जो है कहीं और से लिया हुआ है, भाई आपने लाइब्रेरी में एक बुक रखी है और उस बुक में एक चैप्टर कहीं और से लिया हुआ है, तो उस चैप्टर को डिफाइन करने के लिए हम एक एनालिटिकल एंट्री बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म टाइटल एंट्री बनाते हैं। तो ये 4-5 तरह की एंट्रीज होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ एंट्रीज। एक और मैं बात बताऊं, क्लास लंबी जरूर हो रही है, परंतु आपके काम की है ये ना, BLI 2 to 7 की आप प्लेलिस्ट में जाना मेरे चैनल पे। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपनी मतलब चैनल की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ। आपको चैनल पे जाना है और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च करनी है, और प्लेलिस्ट में आप 2 to 7 की मेरी क्लासेस देखें, जो कि आपकी बहुत काम की है। और ये देखिए, ये नीचे ये जो है ना आपकी 28 मतलब जो क्लास हैं वो दी गई हैं। ये 28 की 28 क्लासेस आपको पास कराएंगी, आपको पास कराने का काम करेंगी 2 to 7 पेपर में। और जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी ये थ्योरी, ये टिपिकल पेपर है, इसीलिए ले रहा हूं मैं, ये थोड़ा टिपिकल पेपर है, इसको पहले मैंने इसीलिए लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेन इंडेक्सिंग फॉर द सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चेन इंडेक्सिंग क्या होती है, और ये चेन इंडेक्सिंग किस चीज़ में आवश्यकता होती है। जैसे अभी लास्ट आपने पढ़ा AACR के अकॉर्डिंग एडिड एंट्रीज, वैसे ही अगर हम बात करें एक और हमारा स्टैंडर्ड है कैटलॉगिंग का, जिसको हम CCC बोलते हैं, CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जो कि डॉक्टर SR रंगानाथन ने डेवलप किया था, और ये पब्लिश हुआ था 1934 में। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग भी हमें कैटलॉगिंग करनी होती है, मीन्स वही जो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है उस बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को कैटलॉग की फॉर्म देनी होती है। तो जैसे उसमें हम एडिड एंट्रीज बनाते हैं ऑथर के लिए, सब्जेक्ट के लिए,
एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर के लिए। तो इस प्रकार के कोड में दो तरह की एंट्री बनती है। एक बनती है आपकी बुक इंडेक्स एंट्री और एक होती है स्टूडेंट क्लास इंडेक्स एंट्री। ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री CCC में चैन इंडेक्सिंग के रूप में जानी जाती है। मीन्स आपका जैसे मान लीजिए एक बुक है और उस बुक का क्लास नंबर 510 है। मीन्स इसका जो क्लास नंबर है वो डिनोट करता है मैथमेटिक्स को। तो इसकी जब हम क्लास इंडेक्स एंट्रीज बनाएंगे तो बनाते हुए हमें क्या करना होता है, एक जो हमारा कार्ड है, जिस कार्ड पे हमें ये कैटलॉगिंग करनी होती है, उसमें हम इसके लिए चैन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। चैन प्रोसीजर जैसे हमें इस क्लास नंबर के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करना होता है। जैसे 500 आपका जो क्लास हो गई वो हो गई प्योर साइंस की, और उसके अंदर आगे चलकर हम देखते हैं 510, तो वो होगी आपकी मैथमेटिक्स। और ब्रॉड लेवल पर किसमें से निकली है ये क्लास, डीडीसी के अकॉर्डिंग ये निकली है साइंस से। तो इस प्रकार की एंट्री को हमें यहाँ मेंशन करना होता है, यहाँ लिखना होता है मैथमेटिक्स साइंस, और नीचे भी कुछ लिखना होता है हमें। तो ये एक प्रकार से क्लास इंडेक्स एंट्रीज बन जाएगी। बट ये क्लास इंडेक्स एंट्री किससे बनेगी, ये बनेगी हमारे चैन प्रोसीजर को फॉलो करके। मीन्स आपके इस कोड के अंदर हमें चैन इंडेक्सिंग करनी होगी। तो ये चैन इंडेक्सिंग है आपका एक दूसरा मेथड है कैटलॉगिंग का। उस कैटलॉगिंग के मेथड में क्लास इंडेक्स एंट्रीज बनती हैं चैन इंडेक्सिंग को ओपन करके, और ये चैन इंडेक्सिंग ओपन होती है आपकी इस क्लास नंबर से। और ये क्लास नंबर ने एक्चुअल में हमें क्या बताया, ये सब्जेक्ट बता दिया मैथमेटिक्स, इसीलिए कहा गया है यहाँ पर चैन इंडेक्सिंग फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे कि भाई जब हम इससे सब्जेक्ट को निकालते हैं, इस चैन इंडेक्सिंग से हम जब सब्जेक्ट को निकालते हैं तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाली हैं ये हम देखेंगे। तो ये क्या है, सिंपलिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। मीन्स ये जो चैन प्रोसीजर है, इससे जब हम किसी सब्जेक्ट को निकालेंगे तो वो सिंपल, साधारण है और आसानी से एक्सेसिबल होगा। जैसे हमें मैथमेटिक्स तक पहुंचना है तो 510 की जो चैन ओपन हमने की है, इस चैन के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमी इन इंडेक्सिंग है, हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सरल है, आप ये मानकर चलें, आपको ये लिखना है कि भाई ये सरल है। दूसरा, वर्गीकरण प्रणालियों के साथ समेकन। मीन्स ये क्या करती है, ये जैसे हमें AACR के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई सब्जेक्ट एंट्री बनानी है, उस सब्जेक्ट एंट्री से सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें इन स्कीम्स, इन बुक्स का इस्तेमाल करना होता है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, इससे हम सब्जेक्ट निकालते हैं। परंतु क्लास इंडेक्स से तो हमें जो है डीडीसी के अंदर ये क्लास नंबर हमने सर्च किए और इनसे हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी, जो हम डिपेंड थे इन पर, इसको इसने खत्म कर दिया। दूसरा, यह विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों, विशेषकर कोलन क्लासिफिकेशन जैसी सटीक प्रणालियों के अनुकूल है, नए विषय और परिवर्तनों को आसानी से समायोजित करती है। मीन्स आपका अगर क्लास नंबर सीसी के अकॉर्डिंग है, कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ये उससे भी हम इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बना देते हैं। तो उसमें क्या है, लचीनापन है। क्योंकि सीसी के अंदर सब्जेक्ट्स तो आपके जो है ABCDE ऐसे है, जैसे B फॉर मैथमेटिक्स, एक ही क्लास से हमारा जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये इसकी एक प्रकार से एडवांटेजेस है। और जहां तक इसकी हानि की बात करें तो इसे हमें जो है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी, डिसएडवांटेजेस ये रहेंगी, जिस व्यक्ति को डीडीसी और सीसी की नॉलेज है वो ही इसे कर पाएगा। तो ये एक इसकी
डिसक्वालिटी है, दूसरा मानव हस्तक्षेप, मतलब इसमें इंटरफेरेंस रहती है ह्यूमन की। सरल दिखने के बावजूद इसमें शीर्षों का चयन, अनावश्यक संदर्भों को हटाने के लिए विशेषज्ञता व मैनुअल प्रयास की आवश्यकता होती है। मतलब जो व्यक्ति इस क्लास इंडेक्स एंट्री को बनाएगा उसको नॉलेज होना आवश्यक है। विशेषज्ञता मतलब उसको ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है सभी व्यक्तियों को इसकी नॉलेज होगी। तो इस प्रकार से आप क्लास इंडेक्स एंट्री को दे सकते हैं। 2-3 पॉइंट हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, स्टेट द वेरियस बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट फॉर ए प्रिंटेड बुक। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं लाइब्रेरी में बहुत टाइप की बुक होती हैं, तो उन्हीं में से एक बुक होती है आपकी प्रिंटेड बुक। कई जो है डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं बुक्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग क्या होगी? अब कैटलॉगिंग से तो आप स्टूडेंट ये समझ गए होंगे कि हमें एक कैटलॉग कार्ड बनाना होता है, और वो एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स तक पहुंच स्थापित करते हैं। तो कैटलॉगिंग आपकी विभिन्न प्रकार की होगी, और इस के नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग मीन्स जहां हम बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जैसे ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, इनके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं कैटलॉग के अंदर, ताकि यूजर जो है उस आइटम को अच्छे से समझ पाए और डिफरेंशिएट कर पाए एक बुक को दूसरी बुक से। जैसे आप ये मानकर चलें, आप एक बुक लाइब्रेरी में लेने गए, उस बुक के बारे में आपको पहले ही पता चल जाए कि उस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। एक प्रकाश का, जैसे हम एक एग्जांपल दूं आपको, सारांश जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, वो अंदर रखी हुई आइटम्स को डिटेल में हमें बता देता है, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये बुक हमारे काम की है या नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ए लाइब्रेरी आइटम। लाइब्रेरी आइटम मींस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स की डिटेल रिकॉर्ड को क्रिएट करता है। क्या? ये हमारी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग। जैसे प्रिंटेड बुक हो गई, अब ये क्या करेगी? ये डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉगिंग है वो क्या करेगी? वो डिस्क्राइब करेगी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल और उसकी फिजिकल, क्या डिस्क्राइब करेगी? वो डिस्क्राइब करेगी इसकी फिजिकल और बिब्लियोग्राफिकल डिटेल। दिस कैटलॉगिंग हेल्प्स यूजर टू फाइंड डिस्टिंग्विश वन बुक फ्रॉम अनदर, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। जो ये कैटलॉगिंग आपको बताएगी कि कोई जो आपके लिए आवश्यक बुक है उसके बारे इंफॉर्मेशन पढ़कर आप किसी अन्य बुक से इसे अलग कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में जैसे इसमें क्या क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉगिंग होगी इसमें टाइटल, ऑथर, प्लेस, पब्लिशर, एडिशन, इस तरह की चीजें होती हैं। और बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट क्या रहेंगे प्रिंटेड बुक के? वो रहेंगे टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टाइटल, और टाइटल उस बुक को लिखने वाला व्यक्ति विशेष, जैसे उसका ऑथर हो गया, उसका एडिटर, उसका कंट्रीब्यूटर, ये हो गए इसके एलिमेंट में। एडिशन स्टेटमेंट्स आपको इस कैटलॉगिंग में डिस्क्राइब करना होगा, उसका कौन सा एडिशन है। पब्लिशर की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे पब्लिश्ड बाय ABC प्रेस, न्यूयॉर्क। फिजिकल डिस्क्रिप्शन देनी होगी, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पेजेस, इलस्ट्रेशन, साइज और बुक का फॉर्मेट किस प्रकार का है वो, सीरीज स्टेटमेंट, नोट, कोई नोट दिया है, नोट भी, और स्टैंडर्ड नंबर इंफॉर्मेशन मींस हर बुक के अंदर जो स्टैंडर्ड की बुक होती है उस बुक के अंदर एक ISBN नंबर होता है जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के रूप में जानते हैं, वो भी आपका एक एलिमेंट रहेगा। एक होता है कॉल नंबर जस्ट लाइक ए क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर आपका कॉल नंबर बनता है, और ये क्लास नंबर हम DDCCC इनसे बनाते हैं। और बुक नंबर बनाने के 2-3 तरीके हैं जो कि मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड एंड क्वालिटीज ऑफ द नोटेशन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मीन्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होने वाली नोटेशंस जो हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कि क्या क्या क्वालिटीज हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम नोटेशन को समझेंगे। नोटेशन वो सिंबल्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन स्कीम में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ DDC की, DDC में हमने क्या यूज किया, 0 से लेकर 9
मतलब आप ये लगाएं, इसमें 0 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी नंबर पॉसिबल होते हैं उन नंबर का उपयोग करके हम किसी सब्जेक्ट को नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे 500, ये 500 जो है डीडीसी की लैंग्वेज में ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर साइंस, और 510 हो गया आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए हमने क्या नोटेशन यूज की, वो यूज की 510, और एक नोटेशन और वो सिंबल और वो नंबर होते हैं नोटेशन जो डीडीसी या किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर उपयोग किए जाते हैं सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए या फिर किसी बुक को क्लासीफाई करने के लिए। तो इसमें एक तो 0 से लेकर 9 तक के और कुछ सिंबल यूज होते हैं। जैसे एक सिंबल यूज होता है डॉट, जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है 3 डिजिट के बाद डॉट और फिर आपके जो नंबर हैं और उनके बाद, और कुछ और भी सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं। तो ये जो नोटेशन है ये लाइब्रेरी में क्यों आवश्यक है? नेचुरल सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट को हम ऐसे ही नहीं समझा सकते, ऐसे ही नहीं बता सकते, उसको कोई ना कोई हमें नंबर देना पड़ेगा और अल्फाबेट्स देने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स को लिखने के लिए MATH ये यूज किया, ये भी नोटेशन कहलाएगी। तो नोटेशन क्या करती है, नोटेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? नोटेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उपयोग की जाती है, एफिशिएंट बुक लोकेशन, और यही नोटेशन होती है जो लाइब्रेरी में रखी हुई बुक को लोकेट करने में हेल्प करती है। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो मुश्किल और जो कठिन जो सूचनाएं हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं। जैसे आप एक इजी इंग्लिश लिखते हैं, एक आप थोड़ी हार्ड वर्ड्स का यूज करते हैं, तो क्या करते हैं ये नोटेशन जो है ये किसी भी सब्जेक्ट को समझने में आसान होते हैं। अलाउ टू एक्सपेंशन, और सब्जेक्ट को एक्सपेंड होने में भी ये मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं इक्वेशन कहूं तो इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म यूज होती है। इन्हीं नोटेशंस को यूज करके 1 2 3 5 इन नंबर्स को यूज करके हम इक्वेशन तक भी पहुंच स्थापित कर देते हैं। क्रॉस रेफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट। अब क्वालिटी क्या होती है? सिंपलिसिटी। ये सिंपल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ब्रीविटी संक्षिप्त होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और जल्दी अडेप्टेबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप नोटेशन को समझ सकते हैं और नोटेशन की क्वालिटीज और उसकी आवश्यकताओं को मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पढ़ रहे हैं, तो कैटलॉगिंग करते हुए, क्लासिफिकेशन करते हुए कॉन्सेप्ट्स को और आसान बनाने के लिए इस प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जाता है। और ये मॉडल किसने डेवलप किया था? ये इफ्ला ने, फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1988। इसका मेन फोकस रहता है जो हम बिब्लियोग्राफिक डाटा कैटलॉगिंग में देते हैं या यूजर को किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, उनकी इंटाइटीज को समझने, उनकी पहचान को समझने और उनमें आपस में क्या संबंध है उसको और डिटेल में वर्णित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसे अवेलेबल होती हैं। ये FRB आपको एग्जैक्ट एडिशन तक भी पहुंच स्थापित करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक आपने सिंपल कैटलॉगिंग की हुई है और आपने ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर ये लिखा हुआ है, बट ये FRB एक ऐसा मॉडल है, ये उस बुक के एग्जैक्ट एडिशन के बारे में भी बताएगा कि लाइब्रेरी में इस बुक का ये एडिशन वहां इस स्थान पर रखा हुआ है। मींस जो बिब्लियोग्राफिक डाटा हम यूज करते हैं उसके बारे में और उसकी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिफाइन करने के लिए कैटलॉगिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। और ये बेसिकली 4 जो पॉइंट हैं आपके, एक वर्क, FRB इंट्रोड्यूस ए स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द 4 एंटाइटी, 4 पहचानों पर ये जो है आश्रित होता है। पहला, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक क्रिएशन, आइडिया ऑफ नॉवल सच एज शेक्सपियर, हैमलेट। मतलब जब कैटलॉगिंग आप करेंगे और आपको एक नॉवल मिलता है तो वो नॉवल की कॉन्सेप्ट क्या है, उस नॉवल के अंदर क्या आइडिया है, उस तक भी आपकी पहुंच ये स्थापित करता है। सेकंड है एक्सपेंशन,
स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द वर्क, जैसे हेमलेट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, सॉरी इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो ये भी बताएगा आपको कि आपकी लाइब्रेरी में जो एडिशन रखा हुआ है हेमलेट का जो शेक्सपियर ने लिखा था वो फ्रेंच में है, ड्रामा है, फिक्शन है, क्या है वो, उसकी फॉर्म को भी बताएगा। फिजिकल और डिजिटल फॉर्म इन विच द एक्सप्रेशन इज पब्लिश्ड, इसका उपयोग करके जब हम कैटलॉगिंग को यूज करते हैं, मीन्स इस फॉर्मेट को हम अपनी कैटलॉगिंग में यूज करते हैं, तो ये बुक तक पहुंच ही स्थापित नहीं करेगा आपकी, आपको बताएगा भी कि जो मटेरियल आप सर्च कर रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में है या प्रिंटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट ये आइटम पर भी, आइटम को भी डिफाइन करेगा, जैसे द एक्चुअल कॉपी ऑफ द मैनिफेस्टो, मींस आपकी उस हेमलेट की या जो बुक आप सर्च कर रहे हैं उसकी कोई स्पेसिफिक जो कॉपी है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है तो वो कौन सी वाली है, इन चीजों को भी आपको बताने में हेल्प करेगा। तो ये एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोवाइड करने का मॉडल है और ये इफ्ला ने इसको डेवलप किया था और कब किया था, 1998 में। इसकी इंपॉर्टेंस है इंप्रूव द कैटलॉगिंग, जैसे मैंने बताया कि इस मॉडल का उपयोग हम करते हैं कैटलॉगिंग में, और कैटलॉगिंग में जब इसका उपयोग करते हैं तो ये कैटलॉगिंग को इंप्रूव कर देता है। FRBR हेल्प्स कैटलॉगर, जो कैटलॉगिंग करते हैं उनको कैटलॉगर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज मटेरियल इन अ स्ट्रक्चर वे इंप्रूविंग रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वर्जन ऑफ द वर्क्स, जो लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की बुक्स पड़ी हुई हैं और उनके विभिन्न विभिन्न वर्जन पड़े हुए हैं, उनको एक साथ लाने के लिए, मीन्स मान लीजिए आप लाइब्रेरी में एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बुक्स को आप अरेंज कर रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसके अकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं। जैसे मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिटरेचर में ये आपको आइडिया देगा कि एक जगह स्टोरी लगी हुई है, एक जगह पोएम लगी हुई है, एक जगह ड्रामाज लगे हुए हैं, तो ये इस तरह की समस्याओं का भी समाधान करता है। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, इसको अगर आप लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के अंदर उपयोग करते हैं तो यूजर्स इसको जो है आसानी से, इसके यूज की हुई मटेरियल को आसानी से समझ पाते हैं, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक जो है पहुंच पाते हैं। एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, एग्जैक्ट और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन जो है FRBR मॉडल को अपनाकर की गई कैटलॉगिंग के द्वारा सूचना का बिल्कुल सटीक रिट्राइवल आप इस मॉडल के उपयोग की गई कैटलॉगिंग के द्वारा कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? स्टेट इट्स यूजेस इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या उपयोग है? स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन आप पहले ही समझ चुके हैं, जहां हम ज्ञान को संगठित कर रखते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने मैनुअल फॉर्म में बताया था, लाइब्रेरीज या हमारे पौराणिक टाइम में, प्राचीन काल में ज्ञान को किस प्रकार से संगठित किया जाता था। ज्ञान को संगठित किया गया था हमारे वेदास में, 4 वेद हुए हमारे, उन वेदों में हम जो है ज्ञान को संगठित कर रखते थे। और आज की बात करें तो आज की आपकी लाइब्रेरीज हो गई या डिजिटल लाइब्रेरी हो गई या इंटरनेट पर वेबसाइट्स हो गई, ये क्या करती हैं? ये ज्ञान को संगठित कर रखती हैं। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन तो ये हो गया। दूसरा, ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वो जो संगठित किया गया ज्ञान है उसको मशीन और ह्यूमन आसानी से समझ सके। वो कैसे समझ पाएगा? मान लीजिए एक वर्ड है, एक दूसरा वर्ड है, उन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, या ये मानकर चले एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, क्या उनके बीच में कॉन्सेप्ट है, उसको आसान बनाता है ऑन्टोलॉजी, उसको समझने में हमारी मदद करता है। ऐसे ही ऑन्टोलॉजी को अगर हम सिंपल हिंदी में देखते हैं, सिंपल अगर हम समझे तो क्या है? ऑन्टोलॉजी एक तरीका है जिसमें हम किसी खास विषय क्षेत्र की जानकारी को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यह अवधारणा और उनके बीच के रिश्तों को बताती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जानकारी को एक संरचित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि लोग और मशीनें उसे आसानी से समझ पाएं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये मानकर चलें, हम जब डाटाबेस बनाते हैं या फिर एक डिजिटल लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं, आप किसी डिजिटल लाइब्रेरी पर जाएं, या आप, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, आप जैसे वेबसाइट पर जाएं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं, तो वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर अलग अलग टैब में अलग अलग इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे इंस्टीट्यूट की अलग होगी, स्टूडेंट्स की अलग होगी, लाइब्रेरी का कॉलम होगा, वहां पर डाउनलोड करने हैं जो डॉक्यूमेंट वो अलग होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो किसको ध्यान में रखकर की जाती है? वो ध्यान में रखकर की जाती है इसी ऑन्टोलॉजी को। ऑन्टोलॉजी का उपयोग क्या है डाटा ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन के
के लिए यूज होने वाली कॉन्सेप्ट है, उसका एक तरीका है। तो डाटा का क्या करता है, ये डाटा का आपसी मेल जोल। एंटोलॉजी क्या करती है, अलग अलग सिस्टम के बीच में जानकारी को जोड़ने में मदद करती है। जब विभिन्न जगह से डाटा को एक जगह लाना होता है तो यह उन्हें एक सामान्य भाषा में समझने में सहायक होती है। आप एक प्रकार से ये समझें कि ये एंटोलॉजी एक प्रकार का वो तरीका है जो कठिन चीजें जो किसी व्यक्ति को या मशीन को समझ में नहीं आ रही है उसमें उनकी हेल्प करता है, जानकारी को ढूंढने में मदद करता है। जब हम कुछ ढूंढते हैं तो ऑन्टोलॉजी सिस्टम को यह समझाने में मदद करता है कि हमें क्या चाहिए, जिससे ज्यादा सही और उपयोगी परिणाम मिल सके। ज्ञान को साझा करना, ऑन्टोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि ज्ञान को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि लोग और मशीन दोनों उसे समझें। इससे अलग अलग क्षेत्रों में जानकारी को साझा करना आसान हो जाता है। तो यहां आप समझ गए होंगे कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये वेब पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मीन्स जो वेबसाइट्स पर या जो इंटरनेट पर जो जानकारियां अवेलेबल है, देखिए आप गूगल पर कुछ भी डालते हैं और आपके काम की चीजें आपके काम की नीचे जो है वेबसाइट्स आती चली जाती हैं। तो वो किस तरीके से आती हैं, वो आती हैं इसी ऑन्टोलॉजी से। तो यहां ऑन्टोलॉजी समझ गए होंगे आप, तो इसको करना। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरऑपरेबिलिटी, स्टेट इट्स नीड इन डिजिटल एरा। ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? ये इंटरऑपरेबिलिटी है स्टूडेंट्स एक प्रकार की ये विशेषता होती है जिसकी आवश्यकता हमें जो है डाटा को एक्सचेंज करने में होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मानकर चलें, आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से कंपैटिबल है तो हम डाटा को मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं नोट्स भेज रहा हूं, आपका मोबाइल में इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा है तो इसीलिए मेरे नोट्स आप तक पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं। परंतु आज से बहुत समय पहले अगर हम बात करें तो इस तरह का कोई डिवाइस नहीं होता था। हमें मैनुअल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को भेजना पड़ता था, हार्ड कॉपी के रूप में भेजना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये इंटरनेट और डिजिटल ईरा और ये इस तरह की चीजें नहीं थी। और अगर मैं कहूं इंटरऑपरेबिलिटी आपके घर में, जैसे आप अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाइए और उसको अपने टीवी पर कास्ट कीजिए, तो टीवी अगर आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, मींस इंटरऑपरेबिलिटी है दोनों के बीच में, तो वो वीडियो आपके मोबाइल से उसमें चल जाएगी। जैसे यहां देखिए एक मोबाइल वीडियो को पीसी पर चलाया जा रहा है तो ये एक दूसरे के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी है। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मैसेज तभी भेज सकते हैं जब आपका मोबाइल दूसरे मोबाइल से कंपैटिबल हो, मींस आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो। पीसी पर या दूसरी जगह पर अगर शेयर नहीं कर पाते तो लाइफ संभव नहीं हो पाएगी। तो इस डिजिटल एनवायरनमेंट में इस कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। इसीलिए तो हम ऐसे डिवाइसेस परचेज करते हैं जिससे डाटा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड किया जा सके, उसे शेयर किया जा सके। नीड फॉर इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल एरा, डिजिटल एरा में इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है? इंटरऑपरेबिलिटी नामक विशेषता की आवश्यकता कि भाई हम डाटा को शेयर कर पाए। ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम स्टीमलेस डाटा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर कर पाए। अगर ये इंटरऑपरेबिलिटी है तो ये क्या करती है? ये यूजर्स के एक्सपीरियंस को इनहेंस करती है, बढ़ाती है। ये किसी भी प्रकार की कंपैटिबल बैरियर्स को जो है वो तोड़ती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और आपको डाटा को एक्सचेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो ऑर्डर भी व्हाट्सएप पर आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप पर चली जाती हैं। और इंटरऑपरेबिलिटी ना हो तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करता है कि पहले हम मैनुअल फॉर्म में एक डाटा को दूसरे स्थान पर भेजते थे तो कितना हमारा जो मैनुअली डाटा के लिए कॉस्ट लगती थी, स्पीड पोस्ट चार्जेस, पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगते थे, तो वो चार्जेस आज नहीं लगते क्योंकि एक मेल करते हैं हम, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। फैक्स के द्वारा कहीं किसी और ने वहां दूर से लेटर फैक्स किया और हमारे यहाँ प्रिंट निकल जाता है। ऐसी फैसिलिटीज भी हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी, अगर इंटरऑपरेबिलिटी है तो हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहां आप समझ गए होंगे इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। यहां थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये उन 99 में जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 99 रुपीज के मेरे से नोट्स लिए हैं वो इनकी भी मुझसे डिमांड कर सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और है जो कि वो आपको सेंड करने के बाद जो
मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे साइम्बोसिस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, साइम्बोसिस से क्या होता है। बेसिकली अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे शॉर्ट नोट में ये आएगा साइम्बोसिस क्या होता है। देखिए, साइम्बोसिस होता है कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के बीच में एक रिलेशन। जैसे आप जानते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर दो टूल यूज होते हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन का क्या रोल होता है? क्लासिफिकेशन जो है वो सूचनाओं को लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो कैटलॉग है वो क्या करता है? इंटरप्रेट द कलेक्शन एंड हेल्प यूजर टू सिलेक्ट एंड फाइंड द डॉक्यूमेंट्स दे नीडेड। जिन डॉक्यूमेंट्स की उनको आवश्यकता होती है उनको लाइब्रेरी से प्राप्त करने में सहायता करता है कैटलॉग। दिस इंटर रिलेशन, इन दोनों का, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का आपस में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम एक टर्म का नाम दे देते हैं, वो कहलाती है साइम्बोसिस। तो अब रोल क्या है इस साइम्बोसिस का क्लासिफिकेशन में? नेचुरल सी बात है, जहां क्लासिफिकेशन होगी वहां कैटलॉगिंग होगी। रोल ऑफ कैटलॉगिंग इन स्पॉटिंग क्लासिफिकेशन मींस आप ये मानकर चलो कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग को कैसे स्पॉट करती है, या कैटलॉगिंग कहें वो क्लासिफिकेशन को कैसे स्पॉट करती है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन कर दिया लाइब्रेरी में और आपने टूल प्रोवाइड नहीं किया जिससे उसे फाइंड किया जा सके बुक्स को, मींस कैटलॉगिंग नहीं दी, तो उस क्लासिफिकेशन का फायदा ही क्या हुआ? जो आपने क्लासिफाई किया है उस तक पहुंचने का औजार तो कैटलॉग है। अगर वो कैटलॉग ही आपने नहीं बनाया लाइब्रेरी में तो उस क्लासिफिकेशन का कोई यूज नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने कैटलॉगिंग बना दी, कैटलॉगिंग तो बनेगी नहीं क्योंकि अंदर लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज नहीं है। मींस अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो कैटलॉगिंग का भी कोई यूज नहीं है। इन दोनों के आपस के इस संबंध को ही हम साइम्बोसिस बोलते हैं। ये शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, ये उन नोट्स से अलग है। और प्लीज वही मुझे रिक्वेस्ट करें जिन्होंने 99 रुपीज के मुझसे नोट्स लिए हैं, मैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ओंटोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए मेटा डाटा थोड़ा सा बड़े तरीके से बता दिया, इजी लैंग्वेज में बता दिया कि अगर बड़ा आता है। एक होता है स्टूडेंट वेब इंडेक्सिंग। जैसे स्टूडेंट हम किसी बुक में देखते हैं एक प्रकार की इंडेक्सिंग होती है, जो बुक के अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए होते हैं वो इंडेक्स के रूप में हमारे सामने होता है। ऐसे ही नेट पर, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर रखी हुई सूचनाओं की इंडेक्सिंग कर देना, एक प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन कर देना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेब इंडेक्सिंग। और ये एक टूल के रूप में काम करेगी क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है वेबसाइट्स पर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर होती है, परंतु हमें अपने काम की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए इस इंडेक्सिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और ये इंडेक्सिंग अगर वेब पर है, वेब पर पड़े मटेरियल की है, वेब पर पड़े पेजेस की है, तो इसको हम बोलते हैं वेब इंडेक्सिंग। वेब इंडेक्सिंग इज a process that helps user locate information on the web quickly। मतलब जल्दी से जल्दी सूचनाओं को जो है प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर इस वेब इंडेक्सिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स की अरेंजमेंट करती है, ऑफन थ्रू द मैनुअल और ऑटोमेटेड मींस, मतलब मैनुअली भी इसमें कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी। और वेब पर रखे कंटेंट को ये क्या करती है? सर्चेबल बनाती है। ए वेब इंडेक्स कैन इंक्लूड लिस्ट लाइक साइट मैप। आप किसी वेबसाइट पर जाओ, उसका एक साइट मैप आपको पहले ही मिल जाएगा कि यहाँ ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी, तो उसी साइट मैप्स को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। चूंकि वेब पर पड़े डाटा की है इसीलिए इसको हम वेब इंडेक्सिंग कहेंगे। की फीचर्स क्या है इसके? टूल फॉर सर्चिंग। इंडेक्सिंग कैसा काम करती है? एक टूल के रूप में काम करती है सर्चिंग का। कहां पर? इंटरनेट पर कहां पर? वेब पर। तो इट हेल्प्स यूजर्स टू फाइंड कंटेंट ऑन इंडिविजुअल वेबसाइट्स और कलेक्शन ऑफ वेब्स। बहुत सारे पेजेस में से किसी एक पेज को निकालना या वेबसाइट पर रखे हुए डाटा में से डाटा को निकालना। ब्राउजेबल एंट्रीज। The index often consists of the terms or section users can browse or search through। मतलब अगर ये इंडेक्सिंग होगी तो हमें जो है डाटा, विभिन्न प्रकार की टर्म्स उस इंडेक्सिंग में यूज होंगी, उन टर्म से ही हम डाटा को सर्च कर पाएंगे। ऑटोमेशन सर्च इंजन यूज प्रोग्राम कॉल्ड स्पाइडर, स्क्रैवल
टू कलेक्ट टर्म्स फ्रॉम द वेब पेजेस। वेब पर जो सर्च इंजन होता है जिसके द्वारा हम टर्म्स को यूज करते हैं या सर्च करते हैं, वो एक प्रोग्राम यूज करता है। वो प्रोग्राम या तो स्पाइडर के नाम से जाना जाता है या क्राउलेस के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, वेब पर जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं जिनके द्वारा डाटा को सर्च किया जा सकता है, उनको कलेक्ट करता है और अरेंज करता है एक इंडेक्स के रूप में। पर्पज ऑफ वेब इंडेक्सिंग, वेब इंडेक्सिंग का पर्पज क्या है, शो रिलेशंस, मींस आपका एक डाटा से दूसरे डाटा के साथ लिंक कर देगा, ताकि आप एक चीज को ढूंढने गए उससे रिलेटेड और चीजें भी वहां अवेलेबल होंगी। इसको हम आगे चलकर लैंप के उसमें पढ़ेंगे, तो वो चीजें इंक्लूड होंगी। तो आपके सामने एक ही डाटा के से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स, उन डाटाज की भी आपको जरूरत हो सकती है। जैसे मैं लाइब्रेरी में बात करूं, एक मैथमेटिक्स की बुक रखी हुई, मैथमेटिक्स के साथ और भी मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और भी बुक्स रखी हुई होंगी। आपके उनके इंडेक्स यहां वेबसाइट्स पर बने हुए होंगे। एग्जांपल ऑफ द वेब इंडेक्सिंग, वेब इंडेक्सिंग का एग्जांपल क्या है, तो एक साइट मैप होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को विजिट करोगे तो उसका एक साइट मैप होगा कि यहां आपको ये मिलेगा, यहां आपको ये मिलेगा, यहां आपको ये मिलेगा। इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट जो है, वो इग्नो की वेबसाइट ले लो, इग्नो की वेबसाइट की इंडेक्सिंग देखो कैसे की हुई है। जैसे देखिए ये एक प्रकार की इंडेक्सिंग की हुई है। यहां आप देखेंगे ये जो सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये एक प्रकार की इंडेक्सिंग है। होम में जाके आपको अलग डाटा मिलेगा, होम में जाके आपको अलग डाटा मिलेगा। दूसरी जगह जाएंगे आप एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाएंगे, स्टूडेंट्स सर्विसेज में जाएंगे तो वहां देखिए एडमिशन प्रोग्राम, ये सारा जो किया हुआ है स्टूडेंट, ये एक प्रकार की वेब इंडेक्सिंग ही है। डाउनलोड में जाएंगे तो आप अपने काम की, स्टूडेंट्स के काम की चीजें जो है आप वो डाउनलोड कर पाएंगे। मींस आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं, तो यहां आप इस सेक्शन में, तो ये सारा आपको देखिए एक प्रकार से ये साइट मैप है आपका। ये पूरा का पूरा जो है ये साइट मैप है। तो ये एक आपके लिए एग्जांपल है वेब इंडेक्सिंग का, वेब इंडेक्सिंग का। तो देखा आपने इसका वेब इंडेक्सिंग का एक एग्जांपल, ये शॉर्ट नोट में आ जाए, थोड़ा सा बड़ा करके आ जाए तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन पेपर शो आउट कर रहा हूँ, BLI 223। क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, देखिए स्टूडेंट 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका, 3 आवर्स का, और मिनिमम 70 मार्क्स का आपका ये रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करके लिखें आप आंसर्स को। पार्ट 1 में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। उसके बाद स्टूडेंट आप जैसे 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको, 6 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं, आपको करने हैं 4 क्वेश्चन। दूसरा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आपको ये 250 वर्ड्स में आपको जो है क्वेश्चन लिखना है, और कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 6 क्वेश्चन करने हैं। तो कितने के हो गए, 30 के 30, 40, 70। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। और कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि क्या हम हिंदी में पेपर दे सकते हैं। यस स्टूडेंट, आप हिंदी में पेपर दे सकते हो। ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन पेपर आया है, तो हिंदी में आप दे सकते हो। एक 2 to 5 का जो पेपर है वही सिर्फ आपको इंग्लिश में देना होगा। और जहां तक बात है 2 to 7 का तो आपको उसी पेपर को कॉपी करके उसी में से डाटा लिखना है, तो उसमें तो इतनी इंग्लिश की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। मैं आशा करता हूं ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी रिवीजन क्लास, फुल सिलेबस रिवीजन क्लास के लिंक्स दिए हैं, उनको भी आप जरूर देखें, उनको देखें। और जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाएं तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें मेरे चैनल के लिंक को, क्योंकि मेरे पास और अलग से कोई संसाधन नहीं है, मेरे संसाधन आप लोग ही हैं। और आपसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल की इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो BLIS कर रहा है या लाइब्रेरी साइंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इसी सपोर्ट की मुझे हमेशा उम्मीद रहती है और आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।